हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 7 डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जिसको हम टीएस ग्रेवाल बुक से कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मीनिंग हम समझेंगे। देन हम समझेंगे कि जब कोई फर्म डिसॉल्व होती है उस कंडीशन में कौन कौन सी अकाउंटिंग की जाती है। देन हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट में समझते हैं कि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग क्या होता है। सो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग होता है कि जब कोई फर्म वाइंड अप हो जाती है, जब कोई फर्म बंद हो जाती है, जब कोई फर्म क्लोज हो जाती है, मींस जब कोई बिजनेस बंद हो जाता है, वाइंड अप हो जाता है, उसको हम बोलते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मिस बिजनेस जब बंद हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब जब कोई बिजनेस बंद होता है तो उसके इंपैक्ट क्या होंगे। जब कोई बिजनेस बंद हो गया तो उसके इंपैक्ट क्या होंगे कि उसकी जितनी भी एसेट्स हैं उसको बेच दिया जाएगा और उसकी जितनी भी लायबिलिटीज है उसको पे किया जाएगा। बिजनेस जब वाइंड अप होगा, बंद होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसकी जितनी भी एसेट्स हैं उसको क्या किया जाएगा, सोल्ड आउट किया जाएगा और जितनी लायबिलिटीज है उनको पे किया जाएगा। सो इसके लिए हम कौन कौन सी अकाउंटिंग करते हैं। सबसे पहले हम डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जो आपकी मेन अकाउंटिंग है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आता है, वो है रियलाइजेशन अकाउंट। जब कोई फर्म वाइंड अप होती है, बंद होती है, तो उस कंडीशन में हम सबसे पहले क्या सीखेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। इस चैप्टर में आपको ना तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, ना गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। हमें क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। देन और अकाउंटिंग है जो अभी आने वाली वीडियोस में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट को कैसे बनाया जाता है उसका प्रोफार्मा हम डिस्कस करेंगे। देन हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 19 एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 20, जिससे आपको समझ में आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है। सो जब कोई फर्म वाइंड अप होती है, बिजनेस बंद होता है, क्लोज होता है, उस कंडीशन में रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। तो इसका हम प्रोफार्मा डिस्कस करते हैं। लेट अस सी। सो जब फर्म डिसॉल्व होती है, जब कोई बिजनेस वाइंड अप होता है, कोई फर्म बंद होती है, क्लोज होती है, तो कौन कौन सी अकाउंटिंग की जाती है। सबसे पहले अकाउंटिंग ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब फर्म डिसॉल्व होती है तब कौन कौन सी अकाउंटिंग की जाती है। सबसे पहले हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। देन लोन बाय पार्टनर अकाउंट, लोन बाय फर्म टू पार्टनर अकाउंट। देखो, पार्टनर फर्म को लोन दे भी सकता है और पार्टनर ने फर्म से लोन लिया हो सकता है, ये भी कंडीशन हो सकती है। लोन बाय पार्टनर, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, वो लोन बाय फर्म टू पार्टनर और फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, तो दोनों कंडीशन हो सकती है। तो सबसे पहले बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, लोन बाय पार्टनर अकाउंट, लोन बाय फर्म टू पार्टनर अकाउंट। देन बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक और कैश अकाउंट। इसमें बैलेंस शीट नहीं बनेगी। बैलेंस शीट क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि फर्म वाइंड अप हो गई है, फर्म बंद हो गई, तो इसमें बैलेंस शीट की कोई नीड नहीं है। जब बिजनेस ही बंद हो गया तो बैलेंस शीट इसमें नहीं बनेगी। इसमें हम लोग क्या क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट, लोन बाय फर्म टू पार्टनर अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक और कैश अकाउंट। सो सबसे पहले हम सीखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आता है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट स्पेसिमेन समझ लेते हैं, देन हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सो स्पेसिमेन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट है, सबसे पहले यहाँ होगा डेबिट साइड और यहाँ क्या होगा, क्रेडिट साइड। अब आपको जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए आता है तो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन आपको दिया है उस क्वेश्चन में जो आपको बैलेंस शीट गिवन है, तो बैलेंस शीट पर से हम क्या करेंगे, पूरी एसेट्स को हम लोग कॉपी करेंगे डेबिट में। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में हम पूरी एसेट्स को कॉपी करेंगे। कहां से कॉपी करेंगे, जो आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है उस बैलेंस शीट से हम क्या करेंगे, पूरी एसेट्स को हम यहां पर कॉपी करेंगे डेबिट साइड, जिसमें कौन कौन सी एसेट्स होंगी, वो एसेट्स जिनको हम मार्केट में सोल्ड कर सकते हैं, वो एसेट्स को हम यहां पर कॉपी करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। इसमें कौन कौन सी एसेट्स को हम छोड़ेंगे, कैश को हम छोड़ देंगे, इसमें कैश नहीं लेंगे, बैंक को हम लोग नहीं लेंगे, फिक्टिशियस एसेट्स अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो उसको भी हम नहीं लेंगे। फिक्टिशियस एसेट्स, ये एसेट्स को हम छोड़ देंगे। कौन कौन सी एसेट्स, कैश को छोड़ देंगे, बैंक को छोड़ देंगे, फिक्टिशियस एसेट्स को हम छोड़ देंगे। ये एसेट्स को छोड़कर कौन कौन सी एसेट्स हम लेंगे, हम लेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, गुडविल। गुडविल को भी हम लेंगे और इन्वेस्टमेंट
मींस जो भी आपको एसेट्स गिवन है बैलेंस शीट में, वो एसेट्स हम सब एसेट्स ले लेंगे जिसको हम मार्केट में सोल्ड कर सकते हैं, जिसमें हमको कैश को छोड़ना है, बैंक को छोड़ना है और फिक्टिशियस एसेट्स को हमको छोड़ना है। एसेट्स को हम कॉपी कर लेंगे, ये तो उसकी पहली स्टेप है। सेकंड स्टेप उसकी क्या है, नेक्स्ट हम लायबिलिटीज, जो आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटीज है उसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज को हम कॉपी करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में हम आउटसाइड लायबिलिटीज को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कौन कौन सी आउटसाइड लायबिलिटीज होती हैं, लायबिलिटीज कौन कौन सी आउटसाइड है, अब जैसे हमको उसमें पार्टनर्स का लोन हम छोड़ देंगे, पार्टनर्स की कैपिटल छोड़ देंगे। इनको छोड़ने के बाद जो आउटसाइड लायबिलिटीज है उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में हम ट्रांसफर करेंगे। कौन कौन सी लायबिलिटीज हो सकती है आपको, सैलरी क्रेडिटर्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे लायबिलिटीज में, सैलरी क्रेडिटर्स हम कॉपी करेंगे, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये लायबिलिटीज को हम कॉपी करेंगे आउटसाइड लायबिलिटीज को। कौन कौन सी लायबिलिटीज हम छोड़ेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल हम छोड़ देंगे, पार्टनर्स का लोन हम छोड़ देंगे। इसके अलावा जो आउटसाइड लायबिलिटीज है उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट में हम ट्रांसफर करेंगे। अब कभी कभी आपको बैलेंस शीट में प्रोविजन गिवन हो सकता है, कभी कभी आपको बैलेंस शीट में प्रोविजन, जैसे जनरली जो डेटर्स पर आपको प्रोविजन गिवन रहता है, डेटर्स पर प्रोविजन आपको गिवन रहता है, डेटर्स का जो अमाउंट है उसमें से प्रोविजन माइनस रहता है, तो लायबिलिटीज है, तो डेटर्स तो हम यहाँ कॉपी कर लेंगे, जो बुक वैल्यू है उसके डेटर्स हम यहाँ कॉपी करेंगे। उस पर अगर प्रोविजन है तो प्रोविजन को हम कहाँ लिखेंगे, वो लायबिलिटीज है तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट। डेटर्स को तो हम कहाँ लिखेंगे, एसेट्स है तो उसको हम रियलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे डेटर्स, और जो इस पर प्रोविजन है उसको हम कहाँ लिखेंगे, लायबिलिटीज है उसको हम कहाँ लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व आपको गिवन है बैलेंस शीट में तो उसको भी हम, ये भी लायबिलिटीज है, इसको भी हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। सो आपने क्या समझा, सबसे पहले तो हम पूरी एसेट्स कॉपी करेंगे जिसमें बैंक, कैश और फिक्टिशियस एसेट्स को हम छोड़ देंगे, और क्रेडिट में हम क्या करेंगे, आउटसाइड लायबिलिटीज को कॉपी करेंगे, जो आउटसाइड लायबिलिटीज है इसमें पार्टनर्स का लोन छोड़ना है, और क्या छोड़ना है हमें, पार्टनर्स की कैपिटल को छोड़ के जो आउटसाइड लायबिलिटीज को हम कॉपी करेंगे। प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट है वो उसको कॉपी करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व गिवन है तो उसको भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट में कॉपी करेंगे। तो ये तो फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। अब जब बिजनेस वाइंड अप हो रहा है, फर्म बंद हो रही है, तो उसके दो इंपैक्ट होंगे, उसके जनरली मेन दो इंपैक्ट होंगे। कौन कौन से, कि बिजनेस जब बंद हो रहा है तो उसकी जो एसेट्स हैं, एसेट्स को सोल्ड आउट किया जाएगा, बिजनेस की जो एसेट्स है उसको क्या करेंगे, सेल करेंगे, और जो लायबिलिटीज है उसको क्या किया जाएगा, पे किया जाएगा। अगर बिजनेस बंद हो रहा है तो उसके क्या इंपैक्ट होंगे, मेन इंपैक्ट क्या होंगे, जो एसेट्स है एसेट्स को क्या किया जाएगा, सोल्ड किया जाएगा, उसको बेच दिया जाएगा, और जो लायबिलिटीज है लायबिलिटीज को क्या किया जाएगा, पेड किया जाएगा। अब जब एसेट्स को सोल्ड करेंगे तो एसेट्स को सोल्ड करने से क्या होगा, जो भी कैश इनवर्ड होगा, जो कैश मिलेगा उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में हम उसको लिखेंगे। या तो एसेट्स सोल्ड होंगे तो कैश इनवर्ड होगा तो उसको हम कहां पर लिखेंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय बैंक और कैश अकाउंट। बाय बैंक और कैश अकाउंट, एसेट्स को सोल्ड करने से जो भी अमाउंट मिलेगा, एसेट्स रिलीज होने से जो भी अमाउंट मिलेगा उसको लिखेंगे बाय बैंक और कैश अकाउंट में हम उसको ट्रांसफर करेंगे। एसेट्स रिलीज, जो आपने एसेट्स सोल्ड करी, जैसे लैंड बिल्डिंग को आपने सोल्ड किया, प्लांट मशीनरी आपने सोल्ड करी, फर्नीचर सोल्ड किया, स्टॉक सोल्ड किया, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, इनको सोल्ड करने से जो भी अमाउंट आपको रिसीव हुआ वो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट पे लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के बाय बैंक और कैश अकाउंट में। अब कभी कभी ये भी हो सकता है कि जो एसेट्स है वो किसी पार्टनर ने ले ली है, हो सकता है कि जैसे फर्नीचर किसी पार्टनर ने ले लिया है, या फिर स्टॉक किसी पार्टनर ने ले लिया है, तो उसको हम बैंक अकाउंट में लिखेंगे, उसको हम कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसको हम ट्रांसफर करेंगे, लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एसेट्स टेकन। अगर एसेट्स कोई पार्टनर लेता है तो उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे, और अगर सोल्ड करते हैं तो उसको बाय बैंक और कैश अकाउंट में हम लिख देंगे। मींस अगर एसेट्स सोल्ड करेंगे तो बाय बैंक और कैश अकाउंट, और एसेट्स अगर कोई पार्टनर लेता है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दोनों को कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड ही हमको उसको लिखना है। अब ये तो वो एसेट्स हमने सोल्ड करा या फिर पार्टनर ने लिया। अब जो लायबिलिटीज है उसको हमको पे करना पड़ेगा। जो लायबिलिटीज है, जब आपका बिजनेस वाइंड अप हो रहा है तो हम जो आउटसाइड लायबिलिटीज उसको हम पे करेंगे, तो जो लायबिलिटीज पे करेंगे उसको हम कहाँ लिखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के हम डेबिट पे लिखेंगे। जो लायबिलिटीज आप पे करेंगे या जो भी एक्सपेंसेस हैं उसको आप कहाँ लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट पे हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू बैंक और कैश अकाउंट लायबिलिटीज पेड। जो भी लायबिलिटीज है उसको आप पेड करेंगे। कौन कौन सी लायबिलिटीज हो सकती है, सैलरी क्रेडिटर्स को आपको पे करना पड़ेगा, बिल पेबल आपको पे करना पड़ेगा, और स्टैंडिंग कोई एक्सपेंसेस है वो पे करने पड़ेंगे, ओवरड्राफ्ट है बैंक का वो आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस आपका वाइंड अप हो रहा है तो जो लायबिलिटीज है उसको आपको पे करना पड़ेगा। और जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन है वो भी पे करेंगे, तो वो भी हम क्या लिखेंगे, टू बैंक और कैश अकाउंट से हम उसको पे करेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस।
सो लायबिलिटी पेड करेंगे तो डेबिट में आएगी, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हम पेड करेंगे वो भी डेबिट में आएंगे। एसेट्स सोल्ड करेंगे तो क्रेडिट में आएगा, और एसेट्स कोई पार्टनर्स लेगा तो उसको भी हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। अब हम इसके बाद आपको एक चीज ये इसमें ध्यान रखना है कि जो एसेट्स के बारे में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन अगर आपको गिवन है कि एसेट्स सोल्ड हो गई है, जैसे मान लो हमने यहाँ पर कितनी एसेट्स लिखी, फर्नीचर है, प्लांट है, मशीनरी है, लैंड, बिल्डिंग है, स्टॉक है, डेटर्स, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, ये एसेट्स है। अब एसेट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है कि फर्नीचर सोल्ड आउट हो गया, मशीनरी सोल्ड आउट होगी, डेटर्स से रिकवर हो गया, गुडविल सोल्ड हो गया। अब मान लो आपको लैंड और बिल्डिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि ये सोल्ड हुई है कि नहीं, इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जब क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन ना गिवन हो तब जो टेंजिबल एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स मींस वो एसेट जिसको हम देख सकते हैं, जिनको छू सकते हैं, उसको हम बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। तो यहाँ पर जो टेंजिबल एसेट्स के बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि लैंड और बिल्डिंग का क्या हुआ, कितने में सोल्ड हुई, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उस कंडीशन में हम इसको बुक वैल्यू पर ही हम इसको रिलीज करेंगे। आपको क्वेश्चन में गिवन हो या ना हो, अगर गिवन है तो उस वैल्यू पर हम रिलीज करेंगे, अगर गिवन ना हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, लैंड और बिल्डिंग की जो बैलेंस शीट में आपको जो वैल्यू गिवन है तो बुक वैल्यू पर ही हम इसको क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। भले ही क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन उसके बारे में ना दी हो, तब भी हम क्या करेंगे, जो एसेट्स है लैंड एंड बिल्डिंग, इसको क्या करेंगे, बुक वैल्यू पर उसको रिलीज करेंगे। वैसे हमें लायबिलिटीज का भी करना है। लायबिलिटीज में क्या करना है कि अगर आपको जो लायबिलिटीज है जैसे सेंट्री क्रेडिटर्स है, बिल पेबल है, अगर आपको क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तब भी जब आपका बिजनेस वाइंड अप हो रहा है तो उस कंडीशन में जो आउटसाइड लायबिलिटीज है, अगर क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको पेड करेंगे, और अगर क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसको हम बुक वैल्यू पर उसको हमको क्या करना पड़ेगा, आउटसाइड लायबिलिटीज को हमको पे करना पड़ेगा। तो ये दो चीज आपको ध्यान रखना है। इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, डेबिट साइड का टोटल लगाएंगे और क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे। हम डेबिट साइड का पूरा टोटल लगाएंगे, क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे। अगर डेबिट का टोटल ज्यादा आता है और क्रेडिट का टोटल कम है तो आपको लॉस होगा, और अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है और डेबिट का टोटल कम है तो प्रॉफिट होगा। और जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे उनके प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो में। सो यहाँ पर मान लो डेबिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का कम है, तो लॉस होगा, तो उसको क्या लिखेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर। रियलाइजेशन में जो भी लॉस हो उसको हम ट्रांसफर किया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट उनके शेयरिंग रेशियो में। देन क्रेडिट का टोटल ज्यादा और डेबिट का टोटल कम है तो क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा, तो लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा और डेबिट का कम है तो प्रॉफिट होगा, उसको हम क्या करेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनको प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे। सो ये रियलाइजेशन का प्रोफार्मा है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम और करेंगे तो जिससे आपको और धीरे धीरे समझ में आएगा, और उसके बाद और आगे आगे क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा थोड़ा उसका आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, C, D and E were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:1:1. 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है 3:1:1. Their balance sheet as at 31st March 2022 was as follows. बैलेंस शीट आपको गिवन है, बैलेंस शीट फॉर C, D and E at 31st March 2022। बैलेंस शीट आपको गिवन है, बैलेंस शीट में क्या क्या, लायबिलिटीज एंड एसेट्स आपको गिवन है। लायबिलिटीज में आपको कैपिटल गिवन है तीनों पार्टनर की, सीज का लोन, पार्टनर का लोन आपको गिवन है, सैलरी क्रेडिटर्स आपको गिवन है, एंड बिल पेबल आपको गिवन है। एसेट्स में आपको गिवन है मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश एट बैंक। अब नीचे आपको कौन कौन से दिया हुआ है एडजस्टमेंट आप देखिए, इसमें आपको गिवन है ऑन द अबाउट डेट द फर्म वाज डिसॉल्व ड्यू टू सर्टेन डिसएग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स। फर्म को डिसॉल्व कर दिया है, फर्म को क्लोज अप कर दिया है। अब क्या क्या कंडीशन है, फर्स्ट मशीनरी ऑफ ₹3 लाख वर गिवन टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट एंड रिमेनिंग मशीनरी वाज सोल्ड फॉर ₹10,000। क्वेश्चन में आपसे बोल रहे हैं कि जो मशीनरी है उस ₹3 लाख वर गिवन वो दे दी गई है, किसको दे दी गई, क्रेडिटर्स को दे दी गई है फुल सेटलमेंट में ऑफ देयर अकाउंट एंड रिमेनिंग, और जो रिमेनिंग है वो मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर ₹10,000, और जो रिमेनिंग मशीनरीज है उसको क्या किया गया है 10,000 में उसको सोल्ड आउट किया गया है। नेक्स्ट बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट रिलीज ₹2,90,000। नेक्स्ट स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर ₹1,80,000। डेटर्स फॉर ₹20,000 प्रूव्ड बैड। जो डेटर्स आपको बैलेंस शीट में गिवन है, डेटर्स कितने बोल रहे हैं कि डेटर्स अपने को बैलेंस शीट में गिवन है 1 लाख, और आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि डेटर्स फॉर ₹20,000 प्रूव्ड बैड। मीन्स जो रिकवर्ड होना था डेटर से वो कितने रिकवर्ड होना था 1 लाख, पर इसमें से 20,000 बैड। इसका मीनिंग है कि जो डेटर्स 1 लाख के हैं उसमें से 20,000 की रिकवरी नहीं हुई है। मीन्स रिकवरी कितनी हुई है, 1 लाख के डेटर्स हैं
20 रिकवर नहीं हुआ है, मीन्स 80,000 रिकवर हुआ है। देन बोल रहे हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड ₹10,000, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। सो क्वेश्चन नंबर 19 के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने प्रोफार्मा में डिस्कस किया है कि रियलाइजेशन का प्रोफार्मा हमने डिस्कस किया है, उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको जो बैलेंस शीट में जितनी एसेट्स गिवन है पूरी एसेट्स को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। पूरी एसेट्स को हम कहाँ कॉपी करेंगे, डेबिट साइड पूरी एसेट्स को कॉपी करेंगे, और जो लायबिलिटीज आपको गिवन है उसको हम कहाँ, रियलाइजेशन अकाउंट के हम लोग क्रेडिट में उसको कॉपी करेंगे। इसमें कौन कौन सी छोड़ना है आपको, एसेट्स। एसेट्स जैसे हमने प्रोफार्मा में डिस्कस किया कि एसेट्स में हमें पूरी एसेट्स को कॉपी करना है, उसमें से कौन कौन सी एसेट्स को हम छोड़ देंगे, इसमें से हम छोड़ेंगे कैश, कैश एट बैंक एंड फिक्टिशियस एसेट्स। आपको जो एसेट्स गिवन है एसेट्स हम कॉपी करेंगे, इसमें से कौन कौन सी एसेट्स हमें छोड़ना है, कैश को छोड़ना है, बैंक को छोड़ना है, फिक्टिशियस एसेट्स को हमें छोड़ना है। मींस जो हम सोल्ड कर सकते हैं, जिन एसेट्स को हम सोल्ड कर सकते हैं वो एसेट्स को हमें यहाँ कॉपी करना है। तो सबसे पहले हम एसेट्स कॉपी करेंगे। देन लायबिलिटी हम कौन सी कॉपी करेंगे, जो आउटसाइड लायबिलिटीज हैं। जो आउटसाइड लायबिलिटीज हैं उसको हम कहाँ कॉपी करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में हम उसको कॉपी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको जो बैलेंस शीट क्वेश्चन नंबर 19 में गिवन है, इसमें एसेट्स हम कॉपी करेंगे। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट का पूरी एसेट्स हम कॉपी करेंगे। कौन कौन सी एसेट्स, मशीनरी लेंगे, इन्वेस्टमेंट लेंगे, स्टॉक लेंगे, डेटर्स लेंगे एंड कैश एट बैंक को हमें छोड़ना है। कैश एंड बैंक क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं। तो कैश एट बैंक जो आपको गिवन है वो हम छोड़ देंगे, बाकी हम लोग एसेट्स को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। तो सबसे पहले 19 यहाँ लिखेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले हम एसेट्स कॉपी करेंगे, यहाँ लिखेंगे टू सैलरी एसेट्स ट्रांसफर। कौन कौन सी एसेट ट्रांसफर करेंगे हम, मशीनरी कितनी आपको गिवन है 3,20,000। देन आपको गिवन है इन्वेस्टमेंट 3 लाख, स्टॉक 2 लाख एंड डेटर्स 1 लाख। यहाँ पर हमने पूरी एसेट्स कॉपी करी। देन सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में हम लायबिलिटीज कॉपी करेंगे, आउटसाइड लायबिलिटीज। अब क्वेश्चन में आपको लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज कौन कौन सी गिवन है, कैपिटल हम नहीं लिखेंगे, पार्टनर की कैपिटल इसमें हम नहीं लिखेंगे, देन पार्टनर का लोन भी इसमें हम नहीं लिखेंगे। सैलरी क्रेडिट्स एंड बिल पेबल ये आउटसाइड लायबिलिटीज है, इनको हम यहाँ पर कॉपी करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट पे लिखेंगे बाय सैलरी लायबिलिटीज। कौन कौन सी लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स देन बिल पेबल। तो सबसे पहले हमने एसेट्स कॉपी किया, इसमें क्या क्या छोड़ा, कैश एंड बैंक एंड फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ के हमने एसेट्स कॉपी करी जिनको हम सोल्ड आउट कर सकते हैं। देन लायबिलिटीज, जो आउटसाइड लायबिलिटीज आपको गिवन थी उसको हमने रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में उसको हमने यहाँ ट्रांसफर किया। इतना होने के बाद आपको नीचे देखना है आपको क्या क्या गिवन है। फर्स्ट बोल रहे कि मशीनरी ऑफ ₹3 लाख वर गिवन टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। मशीनरी फुल सेटलमेंट में क्रेडिटर्स को दी गई है। अब क्रेडिटर्स आपके कितने हैं, क्रेडिटर्स आपको बोल रहे हैं क्रेडिटर 1 लाख के हैं। 1 लाख के क्रेडिटर जो आपके हैं उनको क्या दे दी गया, मशीनरी 3 लाख की। आपकी जो यहाँ पर मशीनरी बता रहे हैं बैलेंस शीट में 3,20,000। अब 3,20,000 में से 3 लाख की मशीनरी किसको दे दी गई, क्रेडिटर्स को दे दी गई फुल सेटलमेंट में। मींस आपके पास क्या होगा, जो क्रेडिटर थे 1 लाख के उनको मशीनरी देके उनका जो भी उनका फुल सेटलमेंट हो गया है। अब जो रिमेनिंग मशीनरी है, क्योंकि मशीनरी आपको बैलेंस शीट में बोल रहा है 3,20,000, 3,20,000 में से सिर्फ 3 लाख की मशीनरी किसको दी गई है, क्रेडिटर्स को दी गई है उनको फुल सेटलमेंट में। अभी 20,000 की जो मशीनरी है वो रिमेनिंग है। तो बोल रहे हैं कि मशीनरी ऑफ ₹3 लाख वर गिवन टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट एंड रिमेनिंग मशीनरी वाज सोल्ड फॉर ₹10,000। अब जैसा हमने डिस्कस किया था कि जो भी एसेट्स रिलीज होंगी, जो एसेट्स को हम सोल्ड आउट करेंगे उसको हम कहाँ लिखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के हम क्रेडिट में लिखेंगे। या तो एसेट्स को सोल्ड कर दिया जाएगा या तो एसेट्स को पार्टनर के द्वारा ले लिया जाता है। कभी कभी कोई पार्टनर किसी एसेट्स को ले लेता है तो उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। जितनी भी एसेट्स सोल्ड करेंगे उसको क्रेडिट में लिखेंगे, या फिर कोई पार्टनर एसेट्स को ले लेता है तो उसको भी हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि रिमेनिंग मशीनरी सोल्ड कर दी। अब जब रिमेनिंग मशीनरी हम सोल्ड करेंगे तो उससे हमको क्या होगा, हमको अमाउंट मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। जितनी भी आपकी एसेट सोल्ड होगी उसको हम क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। क्या क्या आपका सोल्ड हुआ, मशीनरी को सोल्ड किया कितने में, 10,000। देन आपको आगे बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट रिलीज ₹2,90,000। इन्वेस्टमेंट को रिलीज किया जिससे कितना मिला, 2,90,000। यहाँ लिखेंगे 2,90,000 किससे, इन्वेस्टमेंट से। स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर ₹1,80,000 और स्टॉक को सोल्ड किया कितने में, 1,80,000 में। देन बोल रहे हैं कि आपको डेटर्स फॉर ₹20,000 प्रूव बैड। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि डेटर्स आपको बैलेंस शीट में बोल रहा है 1 लाख, लेकिन जिसमें से
20,000 की कैसे डेटर्स है, प्रूफ बैड मीन्स हमें रिकवर होना था डेटर्स 1 लाख, लेकिन हमें 20,000 अमाउंट नहीं मिला, रिकवर नहीं हुआ, मीन्स रिकवर कितना हुआ डेटर्स से 1 लाख। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेटर्स से कितना मिला आपको 80,000, क्योंकि 20,000 रिकवर नहीं हुआ, मीन्स कितना रिकवर हुआ 80,000 रिकवर हुआ। तो एसेट्स को सोल्ड आउट करने से जितना हमें अमाउंट मिलता है उसको हम क्रेडिट पे लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। मशीनरी से कितना आया 10,000, इन्वेस्टमेंट 2,20,000, स्टॉक 1,80,000 एंड डेटर्स 8,000। अब यहाँ हमने एसेट जो सोल्ड आउट करी वो लिखा। अगर कोई एसेट्स पार्टनर लेता तो उसको हम यहाँ लिख देते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी एसेट्स पार्टनर अगर लेता तो उसको हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, क्या लिखते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी अमाउंट रहता है एसेट्स का वो हम यहाँ पर क्रेडिट में उसको शो करते हैं। नेक्स्ट आपको क्या बोल रहे हैं, अब यहाँ पर देखिए हमने जितनी भी एसेट्स ली थी मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एंड डेटर्स, तो यहाँ पर उसको रिलीज हमने कर दिया, मशीनरी भी है, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एंड डेटर्स। कभी कभी अगर क्वेश्चन में आपको एसेट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे मशीनरी की इन्फॉर्मेशन है, इन्वेस्टमेंट की है, डेटर्स की है, मान लो स्टॉक की कोई इन्फॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है, तो उस कंडीशन में भी हमें क्या करना है कि उसकी जो बुक वैल्यू है उस पर हमें इसको रिलीज करना है। अगर क्वेश्चन में यहाँ आपको बोला कि स्टॉक सोल्ड आउट हुआ 1,80,000 में, तो हमने यहाँ लिखा है स्टॉक सोल्ड आउट हुआ 1,80,000 में। सपोज टू भी अगर इसकी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में अगर नहीं होती, स्टॉक को सोल्ड आउट किया, अगर क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन ना भी हो, तब भी जो टेंजिबल एसेट्स हैं उसको हम बुक वैल्यू पर रिलीज करेंगे। अगर टेंजिबल एसेट जो है उसको हम क्या करेंगे बुक वैल्यू पर उसको रिलीज करेंगे। अगर क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन हो या ना हो, जो भी एसेट्स आपको गिवन है, जो एसेट्स हमने यहाँ कॉपी करी है, वो एसेट्स को हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन हो तो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग करेंगे, और इन्फॉर्मेशन अगर नहीं होगी तो उसको बुक वैल्यू पर हमें रिलीज करना है। ये हम बात कर रहे हैं टेंजिबल एसेट्स की। टेंजिबल एसेट्स में क्या होता है कि आपको टेंजिबल एसेट्स के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो भी हमें उसे बुक वैल्यू पर रिलीज करना है। और इंटेंजिबल एसेट्स जैसे गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, अगर इंटेंजिबल एसेट्स अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है बैलेंस शीट में एसेट्स में जो एसेट्स गिवन है इंटेंजिबल एसेट्स, उसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। उसकी रिलीजिंग वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, उसको हम यहाँ शो नहीं करेंगे। मीन्स अगर टेंजिबल एसेट्स की कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसको बुक वैल्यू पर रिलीज करेंगे, और इंटेंजिबल एसेट्स की अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो उसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, उसको जीरो मानेंगे, उसको यहाँ पर शो नहीं करेंगे। सो ये तो हमने सबसे पहले एसेट्स कॉपी करी, यहाँ लायबिलिटीज हमने कॉपी करी, देन जो हमने एसेट सोल्ड आउट करा उसको हमने यहाँ पे लिखा। अब आपको हम क्या करना है, जो आउटसाइड लायबिलिटी वो पे करना है। अब आपको क्वेश्चन में कहा जाए तो भी आप हमको आउटसाइड लायबिलिटी पे करना है, और क्वेश्चन में आपको कोई इन्फॉर्मेशन ना गिवन हो तब भी हमको आउटसाइड लायबिलिटी जो क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी फर्म बंद हो गई है, डिसॉल्व हो गई है। उस कंडीशन में जो भी आउटसाइड लायबिलिटी वो क्या करेंगे, पे करेंगे। सो यहाँ पर आपको बोल रहे हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिए 10,000। सो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तो हम लिखेंगे डेबिट में, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। अब आपको यहाँ पर ये नहीं कहा गया लायबिलिटीज के बारे में, सिर्फ आपको ये बोला कि जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स को मशीनरी देके उनका फुल सेटलमेंट कर दिया है। अब क्रेडिटर जो 1 लाख के थे इनको 3 लाख की मशीनरी दे दी, इसको हमने क्या करा, इनको उनका फुल सेटलमेंट कर दिया। तो इसकी हम यहाँ पर कोई एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि हमने क्या करा, क्रेडिटर का फुल सेटलमेंट कर दिया मशीनरी को देकर। अब हमारे पास कौन सी लायबिलिटी बची है, बिल पेबल। अब बिल पेबल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बिल पेबल हमको क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी फर्म क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। तो आपको क्वेश्चन में कहा जाए या ना कहा जाए, आउटसाइड लायबिलिटी को आपको पे करना है, और लायबिलिटी को पे करने के लिए हम कहाँ लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट बिल पेबल। कितना पे करेंगे हम, 2 लाख। सो क्या क्या समझ में आया। सबसे पहले तो हमने क्या करा, एसेट्स कॉपी करी। कौन कौन सी एसेट्स छोड़ना है, बैंक, कैश एंड फिक्टिशियस एसेट्स। देन हमने कौन कौन सी आउटसाइड लायबिलिटी को हमने कॉपी किया, इसमें पार्टनर्स का लोन, पार्टनर की कैपिटल को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। देन जो आउटसाइड लायबिलिटी है उसको हम यहाँ पर कॉपी करते हैं। ये तो 2 स्टेप है, फर्स्ट एसेट्स देन लायबिलिटीज। थर्ड हम क्या करते हैं, जितनी एसेट्स को हमने सोल्ड आउट किया वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखते हैं, बाय बैंक अकाउंट। अगर पार्टनर कोई एसेट्स लेता है तो उसको भी यहाँ लिखेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देन यहाँ पर जितनी लायबिलिटीज आउटसाइड लायबिलिटीज वो हम पे करते हैं, टू बैंक डेबिट में लिखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट पे डेबिट में जितनी लायबिलिटीज पे करेंगे आउटसाइड लायबिलिटीज उसको कहाँ लिखेंगे, डेबिट में, टू बैंक अकाउंट लायबिलिटीज पे करेंगे, और जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है उसको हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, डेबिट का टोटल लगाएंगे और क्रेडिट का टोटल लगाएंगे। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा आता है और डेबिट का टोटल कम आता है तो प्रॉफिट होता है, और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट का टोटल कम है देन लॉस होता है।
और जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम उसको ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम टोटल लगाएंगे 9 लाख एंड 2 लाख, ये कितना हो जाएगा 11,30,000, और इसका हम टोटल लगाएंगे तो कितना आता है 5 एंड 3 8, मतलब यहाँ का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल कितना है 11,30,000। तो जहाँ का टोटल ज्यादा है उसको लिख लीजिए 11,30,000, यहाँ पे लिख लेंगे 11,30,000 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब 11,30,000 से हम माइनस क्या क्या करेंगे, ये माइनस करेंगे 1 and 2 3 लाख, और ये कितना हो जाएगा, इनका टोटल कितना आ रहा है 5,60,000। मीन्स 11,30,000 से क्या क्या माइनस करोगे, 3 and 5 8,60,000। अब 11,30,000 से 8,60,000 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 2,70,000। ये लॉस होगा, क्यों, क्योंकि डेबिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का टोटल कम है, लॉस कितना होगा 2,70,000। अब ये 2,70,000 को हम क्या करेंगे, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन पे जो लॉस हुआ उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सो पार्टनर कौन कौन है, सी डी एंड ई। सो 2,70,000 2,70,000 2,70,000, कौन सा रेशियो है, 3:1:1, मीन्स 3 and 1 4 and 1 5, 3/5 1/5 and 1/5। सो 2,70,000 का 3/5 सी, 2,70,000 का 1/5 डी, एंड 2,70,000 का 1/5 किसको ट्रांसफर करेंगे, ई को। कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, सी का आएगा 1,62,000, डी का आएगा 54,000 एंड ई का कितना आएगा 54,000। ओवरऑल हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा 2,70,000। सो ये है क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। देन हम नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, Ramesh and Umesh were partners in a firm sharing profit in the ratio of their capital on 31st March 2024. Their balance sheet was as follows. दो पार्टनर है रमेश एंड उमेश, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोल रहे हैं कि जो उनके कैपिटल का रेशियो है उसमें वो लोग प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। कैपिटल कितनी कितनी है बैलेंस शीट में, रमेश की 7 लाख है और उमेश की 3 लाख है। अब इनका कैपिटल का रेशियो कितना है 7:3, में 7:3 में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करते हैं। अब 7:3 का मीनिंग होता है 7 and 3 10, 7/10 एंड 3/10। सो आगे हम करते हैं, बैलेंस शीट इनकी गिवन है लायबिलिटीज एंड एसेट्स। और क्या गिवन है आपको, नेक्स्ट आपको गिवन है ऑन द अबाउट डेट द फर्म वाज डिसॉल्व। अब अबाउट डेट को क्या हुआ, फर्म डिसॉल्व हो गई है, और क्या क्या कंडीशन है, रमेश टुक 50% ऑफ स्टॉक एट ₹10,000 लेस देन बुक वैल्यू। रमेश जो पार्टनर है उसने क्या किया, 50% स्टॉक ले लिया है बुक वैल्यू से 10% लेस में। नेक्स्ट बोल रहा है फर्नीचर वॉज टेकन बाय उमेश फॉर ₹50,000, और फर्नीचर जो है एसेट्स वो किसके द्वारा ले ली गई है, टेकन बाय उमेश फॉर ₹50,000। 50,000 में उमेश ने फर्नीचर को ले लिया है। एंड मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर ₹4,50,000, और मशीनरी को सोल्ड आउट कर दिया है 4,50,000 में। नेक्स्ट बोल रहे हैं क्रेडिटर वर पेड इन फुल, जो क्रेडिटर है उनको फुल पेमेंट किया गया है। और नेक्स्ट बोल रहे हैं देयर वाज अ अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर फॉर ₹1,60,000 विच वॉज सेटल्ड एंड पेड एट ₹1,40,000। एक अनरिकॉर्डेड बिल है रिपेयर का जो 1,60,000 का है, पर उनका सेटलमेंट कितने में हो गया है, 1,40,000 देकर उनको सेटलमेंट उनका कर दिया गया है। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। क्वेश्चन हमें करना है क्वेश्चन नंबर 20, लेट अस सी द सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 20 के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सीखा, प्रोफार्मा में भी सीखा, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में हम क्या लिखेंगे, आपको बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स गिवन है सबसे पहले हम एसेट्स को कॉपी करेंगे, और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में हम लायबिलिटीज को कॉपी करेंगे। अब एसेट्स कौन कौन सी हम कॉपी करते हैं, जिसमें कैश, बैंक, फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ के वो एसेट जो हम सोल्ड आउट कर सकते हैं मार्केट में, जिसको हम सोल्ड कर सकते हैं, उसको हम लोग कॉपी करेंगे। और लायबिलिटीज कौन कौन सी आती है, आउटसाइड लायबिलिटीज को हम कहां लिखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में हम कॉपी करते हैं बैलेंस शीट से। तो क्या क्या हम कॉपी करेंगे, सबसे पहले हम एसेट्स पे आते हैं। बैलेंस शीट में कौन कौन सी एसेट्स है, बैंक का गिवन है तो बैंक हम रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे, बैंक को छोड़ देंगे। नेक्स्ट है डेटर्स लिखेंगे, स्टॉक लिखेंगे, फर्नीचर लिखेंगे, मशीनरी लिखेंगे, एंड उमेश करंट अकाउंट इसको हम छोड़ देंगे। तो कौन कौन सी एसेट्स आएगी, सबसे पहले डेबिट में हम लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर। कौन कौन सी एसेट्स, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी।
इसको एज इट इज जो आपको बैलेंस शीट में गिवन है उसी वैल्यू पर हम यहाँ पर उसको कॉपी करेंगे। नेक्स्ट आपको लायबिलिटीज साइड कौन कौन सी लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स। आउटसाइड लायबिलिटीज में आपको क्या गिवन है, क्रेडिटर्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, अब इसमें नहीं आएगा। जनरल रिजर्व नहीं आएगा, रमेश करंट अकाउंट नहीं आएगा, पार्टनर्स की कैपिटल भी नहीं आएगी। क्या है आपके पास आउटसाइड लायबिलिटी, क्रेडिटर्स। सो क्रेडिटर्स को हम यहाँ पर लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स, कितने हैं 1,70,000। सो सबसे पहले हमने एसेट्स कॉपी करा, देन हमने क्या किया आउटसाइड लायबिलिटीज को हमने कॉपी किए। ये तो फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप। देन हम क्या करेंगे, जो आपने एसेट्स को सोल्ड आउट किया है, अब हम देखते हैं कौन कौन सी एसेट्स सोल्ड आउट हुई है और कौन कौन सी एसेट्स को पार्टनर ने लिया है। जो भी एसेट सोल्ड आउट होगी उसको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, और पार्टनर ने भी अगर कोई एसेट्स लिया है तो उसको भी हम कहाँ लिखेंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड हम उसको लिखेंगे। सो बोल रहे रमेश टू 50% ऑफ स्टॉक, रमेश ने 50% स्टॉक ले लिया है एट ₹10,000 लेस देन बुक वैल्यू। जो भी उसकी बुक वैल्यू उससे 10%, सॉरी 50% उसने स्टॉक लिया है, जो भी उसकी बुक वैल्यू है उससे 10,000 लेस। अब आपको मतलब क्या है, देखिए बोल रहे हैं कि स्टॉक, अब स्टॉक की वैल्यू बुक में आपको कितनी गिवन है, 1,30,000। स्टॉक आपको बुक वैल्यू कितनी गिवन है, 1,30,000। अब 1,30,000 का कितना लिया उसने, 50% लिया है रमेश ने। अब 1,30,000 का 50% मींस हाफ। अब 1,30,000 का हाफ कितना होगा, 65,000, और वो भी कैसा, 10,000 लेस। अब जो 50% स्टॉक कितना हुआ, 65,000, इसका 10,000 लेस कितना हुआ, माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 55,000। मींस रमेश ने जो स्टॉक लिया है 50% वो है 65,000, उसकी 10,000 लेस करके कितना अमाउंट हो रहा है 55,000। मींस रमेश ने 50% स्टॉक कितने में ले लिया है, 55,000 में लिया है। तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय रमेश कैपिटल अकाउंट, स्टॉक कितने में लिया 55,000। ये हमने क्रेडिटर कॉपी की है, ये कितना हो गया, बाय रमेश कैपिटल अकाउंट स्टॉक 55,000। नेक्स्ट बोल रहा फर्नीचर वाज टेकन बाय उमेश फॉर ₹50,000, और जो फर्नीचर है वो किसने ले लिया, उमेश ने ले लिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय उमेश कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर कितने में लिया 50,000। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, एंड मशीनरी वाज सोल्ड फॉर ₹4,50,000, और मशीनरी को सोल्ड किया, कितने में सोल्ड किया, 4,50,000। अब जो पार्टनर ने लिया वो तो हमने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया, और जो सोल्ड किया उसको हम क्या करेंगे, बाय बैंक अकाउंट। क्या सोल्ड किया, मशीनरी सोल्ड कर दी, कितने 4,50,000, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, मशीनरी कितने में सोल्ड हुई 4,50,000। और आगे क्या है, नेक्स्ट बोल रहे हैं कि क्रेडिटर वर पेड इन फुल, जो क्रेडिटर है उनको फुल अमाउंट पे किया गया। क्रेडिटर कितने के, 1,70,000 के क्रेडिटर हैं। अब 1,70,000 के क्रेडिटर है, उनको फुल अमाउंट देकर उनको उनका सेटलमेंट किया गया। तो जो पेड करेंगे लायबिलिटीज उसको हम कहाँ लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितना पे किया आपने क्रेडिटर को, फुल अमाउंट पे किया, फुल अमाउंट कितना 1,70,000, तो जो पे किया उसको हम डेबिट पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर को कितना दिया 1,70,000। नेक्स्ट आपको क्या बोल रहे हैं, there was an unrecorded bill for repair for ₹1,60,000, एक unrecorded bill है रिपेयर का 1,60,000 का, which was settled and paid at ₹1,40,000। 1,60,000 का एक अनरिकॉर्डेड बिल है जो कितने का है, 1,60,000 का है, पर उसको सेटल कर दिया गया और पेड किया गया उसको 1,40,000, जिसको कितने रुपए देकर सेटल कर दिया 1,40,000। अब हमने लायबिलिटी पे करी है, आउटस्टैंडिंग रिपेयर का जो बिल था 1,60,000 का, उसको कितना पेड किया 1,40,000 देकर उसको हमने सेटल उसका कर दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट पे हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रिपेयर कितना का है 1,60,000 का है, लेकिन हमने पे कितना किया 1,40,000। सो यहाँ पे लिखेंगे हम टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर को हमने कितने दिए 1,70,000, आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल को कितना पे किया हमने 1,40,000 देकर उसका सेटलमेंट हमने कर दिया। अब क्वेश्चन में और क्या इन्फॉर्मेशन है, कुछ नहीं है, आपको प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। अब हमने सब यहाँ पर एसेट्स कॉपी करी, लायबिलिटी कॉपी करी, यहाँ पर हमने जो आपकी आउटसाइड लायबिलिटी उसको भी हमने पे किया, आउटस्टैंडिंग रिपेयर अनरिकॉर्डेड बिल था उसको भी हमने पे किया, जो पार्टनर ने जो एसेट्स लिए उसको भी हमने ट्रांसफर कर दिया, और जो एसेट्स सोल्ड आउट करे उसको भी हमने बाय बैंक अकाउंट में यहाँ पर हमने लिख दिया। अब बोल रहे हैं कि जो रिमेनिंग स्टॉक है, यहाँ पर सिर्फ हाफ स्टॉक लिया था किसने, रमेश ने, जो पार्टनर रमेश उसने हाफ स्टॉक लिया था, कितना 65,000। अभी इसमें 65,000 का स्टॉक अभी इसमें रिमेनिंग है, इसके बारे में क्वेश्चन कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। और जब क्वेश्चन में टेंजिबल एसेट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं
और टेंजिबल एसेट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसको बुक वैल्यू पर ही हम रिलीज करेंगे, उसको बुक वैल्यू पर हम क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो यहाँ पर स्टॉक 50% तो ले लिया, 65,000 तो ले लिया, किसने लिया, रमेश ने। अब 50% बचा है, 50% कितना बचा, 65,000 का स्टॉक बचा है, तो उसको हम क्या करेंगे, बुक वैल्यू पर रिलीज करेंगे, भले ही क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो। तो हम क्या करेंगे, बाय बैंक अकाउंट स्टॉक, कितना स्टॉक रिमेनिंग है, 65,000, तो उसको हम यहाँ लिखेंगे, रिलीज करेंगे बाय बैंक अकाउंट स्टॉक 65,000। नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए सब रिलीज हुआ, यहाँ पर स्टॉक हो गया है 50% पार्टनर ने ले लिया, 50% हमने उसको रिलीज कर दिया है। फर्नीचर, फर्नीचर का भी यहाँ पर हो गया है, किसने ले लिया, फर्नीचर 50,000 में उमेश ने ले लिया है। देन मशीनरी को भी सोल्ड आउट कर दिया है। अब क्या बचा, आपके डेटर्स बचे, डेटर्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, तो जब इन्फॉर्मेशन ना हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो टेंजिबल एसेट्स होती है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसको बुक वैल्यू पर रिलीज करेंगे। बुक वैल्यू कितनी, डेटर्स की 2,40,000, तो यहाँ हम लिखेंगे डेटर्स से कितना रिकवर होगा, 2,40,000, यहाँ हम लिखेंगे 2,40,000। अब आपको क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्या क्या हुआ, एसेट्स कॉपी करी, आउटसाइड लायबिलिटीज हमने कॉपी करी, पार्टनर ने जो एसेट्स लिया वो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर किया, जो सोल्ड आउट किया उसके बारे में हमने यहाँ पर बैंक अकाउंट में लिखा, और जिसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी एसेट्स की, टेंजिबल एसेट्स की, उसको भी हमने बुक वैल्यू पे रिलीज किया, और लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी और आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल हमने पे किया। अब हम क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे, डेबिट का टोटल लगाएंगे, देन क्रेडिट का टोटल लगाएंगे। अगर डेबिट का टोटल ज्यादा आता है और क्रेडिट का टोटल कम है तो आपको लॉस होगा, और अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा आता है और डेबिट का टोटल कम है तो प्रॉफिट होगा। जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम ट्रांसफर करेंगे। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ का टोटल ज्यादा है, 15 लाख एंड 3 लाख, कितना आ जाएगा ये, 18,10,000, जबकि यहाँ का टोटल कम है, यहाँ का टोटल कैसा है, कम है। तो हम क्या करेंगे कि ये टोटल ज्यादा है, ये कितना आ रहा है टोटल, इसका आ रहा है 18,10,000, जो ज्यादा आ रहा है उसको लिख देंगे, 18,10,000 यहाँ भी लिख देंगे एंड 18,10,000 को हम यहाँ पर भी लिख देंगे, ये टोटल ज्यादा है। अब इसमें से क्या क्या माइनस करेंगे, इसमें से 1,70,000 माइनस करेंगे, 55 माइनस करेंगे, 50 माइनस करेंगे, और ये जो टोटल आ रहा है 7,55,000 उसको हम माइनस करेंगे। तो 18,10,000 से हम इनको माइनस करेंगे सभी को, तो माइनस करने के बाद कितना आएगा, माइनस करने के बाद आएगा आपका 7,80,000, क्या आएगा 7,80,000। ये लॉस है क्योंकि डेबिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का टोटल कम है, तो लॉस कितना है 7,80,000 का। अब 7,80,000 का जो लॉस आया है इसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसको हम ट्रांसफर करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कितना रेशियो है क्वेश्चन में, यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है, रमेश एंड उमेश। कितना लॉस है 7,80,000, सो 7,80,000 एंड 7,80,000। क्या रेशियो है क्वेश्चन में, कैपिटल का रेशियो, कैपिटल का रेशियो कितना है 7:3, कैपिटल का रेशियो कितना है 7:3, तो क्या होगा 7 and 3 10, 7/10 and 3/10। अब 7,80,000 का 7/10 हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 5,46,000 एंड 7,80,000 का 3/10 हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 2,34,000। तो लिखेंगे बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू रमेश कितना आएगा 5,46,000 एंड उमेश का कितना आएगा 2,34,000। इसका टोटल हम करेंगे तो कितना आएगा 7,80,000। ओवरऑल टोटल हम पूरे का टोटल लगाएंगे कितना आएगा 18,10,000। सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 एंड दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स का आता है रियलाइजेशन अकाउंट। एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।